आज के वीडियो में हम MMPC 1 का एक सुपर इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोटिवेशन थ्योरीज। इस पर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, वो भी एज इट इज़ सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए इसको इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं और साथ में कुछ टिप्स भी कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जेनजी लर्निंग विद निकिता। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन इज़ एन इनर ड्राइव that energizes, directs, and sustains behavior. It helps managers inspire employees and leads to achieve higher performance. अब इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स है जो एक पर्सन को पुश करता है कि वो अपने गोल्स अचीव करे। मैनेजर के लिए मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे तो उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों इम्प्रूव हो जाती है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन पे। मोटिवेशन ज़रूरी क्यों है? सबसे पहली बात, मोटिवेशन से प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, मतलब एम्प्लॉयज़ अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंटली करते हैं। दूसरा, मोटिवेशन से जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, मतलब एम्प्लॉयज़ अपने काम से खुश रहते हैं। तीसरा, मोटिवेशन से एब्सेंटिज्म और टर्नओवर कम होता है, मतलब एम्प्लॉयज़ बार बार छुट्टी नहीं लेते या जॉब छोड़कर नहीं जाते। एंड फाइनली, मोटिवेशन से एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स दोनों ही अचीव करने में हेल्प मिलती है। और अब हम डिस्कस करते हैं मोटिवेशन की 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज। सबसे पहली थ्योरी है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने 1943 में दी थी और ये सबसे फेमस और फंडामेंटल मोटिवेशन थ्योरी है। इस थ्योरी में मैस्लो ने ऐसा कहा है कि जो ह्यूमन नीड्स होती है वो एक पिरामिड की तरह अरेंज्ड होती है। सबसे नीचे बेसिक नीड्स होती है और जैसे जैसे एक लेवल सेटिस्फाई होता है इंसान ऑटोमेटिकली ही अगले लेवल की तरफ मोटिवेटेड होता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसके लेवल समझते हैं। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब बेसिक नीड्स। तो बेसिक सर्वाइवल नीड्स में क्या आता है, जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, बेसिक सैलरी, ये बिल्कुल फाउंडेशन और बेसिक नीड्स है। अगर यही पूरी नहीं हुई तो इंसान हायर गोल्स के बारे में सोच ही नहीं सकता और मोटिवेटेड हो ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी ही नहीं मिल रही है या ऑफिस में बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल रही है तो उसे प्रमोशन या रिकग्निशन के बारे में मोटिवेट करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जब एक पर्सन की बेसिक नीड्स फुलफिल होगी तभी वो नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचेगा या मोटिवेटेड होगा, राइट? उसके बाद आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब एक पर्सन की बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है तो वो नेक्स्ट लेवल पे आता है और सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के बारे में सोचता है। इसमें क्या आता है, जैसे जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, सेफ वर्किंग कंडीशंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय को लगता है कि उसकी जॉब सिक्योर है और कंपनी स्टेबल है तभी वो अपने करियर ग्रोथ और नए चैलेंजेस में इंटरेस्ट लेगा और मोटिवेटेड होगा, राइट? उसके बाद आती है सोशल नीड्स। इसको हम बिलोंगिंगनेस नीड्स भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि एक पर्सन के सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे हो, अच्छे फ्रेंड्स हो, अच्छे कलीग्स हो, जिनके साथ वो काम कर रहा है उस टीम के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो, इससे वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑफिस का एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, टीम सपोर्टिव है और कम्युनिकेशन ओपन है तो एम्प्लॉय अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेटेड फील करेगा, राइट? और फिर उसके बाद है एस्टीम नीड्स। इस लेवल पर एक पर्सन रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन दोनों एक्सपेक्ट करता है, मतलब उसके काम को अप्रिसिएशन मिले, उसका एक स्टेटस हो, क्योंकि इससे उसका कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ दोनों बढ़ता है और वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय के हार्ड वर्क को ओपनली अप्रिशिएट कर रहा है, उसको रिवॉर्ड दे रहा है, तो इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों हाई हो जाते हैं, राइट? उसके बाद सबसे लास्ट में है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये पिरामिड की बिल्कुल टॉप लेवल पर होती है। इसमें एक पर्सन अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करना चाहता है। वो चाहता है कि वो क्रिएटिव हो, उसको पर्सनल ग्रोथ मिले, उसकी लर्निंग हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। अगर एक एम्प्लॉय को क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है और नए प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का चांस मिलता है और अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का एक स्पेस मिलता है तो उसका मोटिवेशन सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पर,
क्योंकि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है, उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी यहाँ पर, उसकी लर्निंग होगी, वो अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है, तो वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड यहाँ पर होगा, राइट। इस थ्योरी का एक प्रिंसिपल है कि पहले उस पर्सन की लोअर नीड्स को सेटिस्फाई किया जाएगा, उसके बाद ही वो हायर नीड्स की तरफ मूव करेगा। अब हम बात करते हैं हर्ज़बर्ग के टू फैक्टर थ्योरी की। इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। हर्ज़बर्ग ने काफ़ी रिसर्च की है और ये कॉन्क्लूड किया है कि जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब डिससेटिस्फैक्शन दोनों ही अलग अलग फैक्टर्स से आता है। सबसे पहले आते हैं हाइजीन फैक्टर्स, जैसे सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटी एंड कंपनी पॉलिसीज़। सो अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली अनहैप्पी हो जाते हैं, लेकिन अगर ये प्रेजेंट है तब भी ये लोगों को ऑटोमेटिकली मोटिवेट नहीं करती है, ये चीज़ें सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन को दूर करती है। दूसरी तरफ होते हैं मोटिवेटर्स, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ये वो फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को एक्चुअल में इंस्पायर करते हैं और उनकी मोटिवेशन को बूस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हाइजीन फैक्टर्स से एम्प्लॉयज़ का सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन दूर होता है, पर वो इससे मोटिवेटेड नहीं होते हैं। एक एम्प्लॉय के मोटिवेशन के लिए उसको मोटिवेशनल फैक्टर्स भी चाहिए, जिससे वो सेटिस्फाई भी हो एंड मोटिवेटेड भी। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय की सैलरी ठीक है, उसका ऑफिस एनवायरनमेंट भी कंफर्टेबल है, मतलब हाइजीन फैक्टर्स सब ठीक है, तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोटिवेटेड भी है। अब अगर उसको एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया जाए या फिर उसके काम के लिए उसको रिकॉग्निशन मिले या उसका प्रमोशन हो, तब उसका मोटिवेशन लेवल सडनली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हर्ज़बर्ग ने इस थ्योरी में यही कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दोनों फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। हाइजीन फैक्टर्स को मेंटेन करना भी ज़रूरी है ताकि जॉब डिससेटिस्फैक्शन ना हो, और मोटिवेटर्स प्रोवाइड करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ताकि एम्प्लॉय सच में मोटिवेटेड फील करे और अपना बेस्ट परफॉर्म करे। अब आज के वीडियो की तीसरी और लास्ट थ्योरी है मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये थ्योरी डगलस मैकग्रेगर ने 1960s में दी थी और इसका मेन फोकस है मैनेजर के अजम्पशंस एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी एक्स की। थ्योरी एक्स में मैनेजर्स ये अज्यूम करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को काम करना पसंद ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ लेज़ी है, दे डिसलाइक वर्क, उन्हें कंट्रोल, सुपरविजन और पनिशमेंट के थ्रू काम करवाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनेजर अथॉरिटेटिव होना चाहिए यहाँ पर, उसको हर टाइम माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो एम्प्लॉयज़ से काम करवा सकता है। अब दूसरी तरफ है थ्योरी वाई। इसमें मैनेजर्स ये अज्यूम करते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है वो नेचुरली रिस्पॉन्सिबल है और मोटिवेटेड है। अगर उन्हें फ्रीडम दी जाए, उन पर ट्रस्ट किया जाए और उनको क्रिएटिव टास्क दिए जाए तो एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैनेजर एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहा है और उन्हें एनकरेज कर रहा है फॉर इनोवेटिव आइडियाज़, तो इससे वो खुद ही मोटिवेटेड होंगे। ये पार्टिसिपेटिव अप्रोच है। सो इस थ्योरी में यही बताया गया है कि मैनेजर के अजम्पशंस और अप्रोच एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को और उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन थ्योरीज़ की क्या रेलेवेंस है प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में। सी, आज के टाइम में सिर्फ सैलरी और जॉब सिक्योरिटी से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होते, राइट। उन्हें रिकॉग्निशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, इनोवेशन और मीनिंगफुल वर्क भी चाहिए होता है। इसी वजह से कुछ आईटी कंपनीज़ है, स्टार्टअप्स है और कॉर्पोरेट्स हैं जो चैलेंजिंग रोल्स ऑफ़र कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, उनकी स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ इंगेज्ड रहे और मोटिवेटेड रहे। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं तो इससे प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन भी इन्हांस होगा एंड एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ भी होगी एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। अब कुछ एग्ज़ाम टिप्स हैं। देखो, अपनी प्रेजेंटेशन को जितना हो सके इन्हांस करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स यूज़ किया करो। जैसे मैस्लो की जो ये नीड हायरार्की थ्योरी है, तो इसमें पिरामिड बना के सारी नीड्स मेंशन कर दो पहले, ठीक है। फिर जैसे मैंने समझाया है, एक एक करके सारी नीड्स एक्सप्लेन कर दो, एग्जाम्पल्स हमेशा यूज़ करो। इसी तरह से वो जो हर्ज़बर्ग वाली थ्योरी है
उसमें 2 कॉलम्स बना देना, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर्स के, उन्हें भी एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर देना। देन एंड में इन थ्योरीज़ की रेलेवेंस लिख देना। सो आंसर आपको कुछ इस तरह से ही लिखना है, इससे आपको डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।